अरे मम्मा वो देखो, सामने से कितना प्यारा डॉगी आ रहा है। वे कुत्ता तो मीनू चिड़िया और मानू चिड़े के पास आ जाता है। क्या बात है प्यारे डॉगी, लगता है तुम्हें भूख लगी है। मम्मा इस डॉगी को मैं अपना केक खिला दूं, इसकी भूख मिट जाएगी। मानू चिड़ा अपना केक उस डॉगी को खिला देता है। वे डॉगी तो बड़े मजे से केक खा रहा था। देखा मम्मा, मैंने कहा था ना ये भूखा है, इसने मेरा सारा केक खा लिया। चलो मानो चिड़े, केक खिला दिया ना, अब घर चलो, यहाँ पर बहुत गर्मी हो रही है। मीनू चिड़िया और मानू चिड़ा जाने लगते हैं तो वे डॉगी भी उनके पीछे पीछे आने लगता है। अरे मम्मा देखो, ये डॉगी तो हमारे पीछे पीछे आ रहा है। क्या हमारे घर तक आएगा ये? हाँ मानो, ये बेजुबान जानवर हैं, इन्हें थोड़ा सा प्यार दो तो वफादार हो जाते हैं। वे कुत्ता तो मीनू चिड़िया के घर के पास आ गया था और मानू चिड़ा तो अपने फुटबॉल से उस कुत्ते के साथ खेल रहा था। कितने प्यारे डॉगी हो तुम मुझे बहुत ही पसंद आए। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ जरूर, मैं तुम्हारा दोस्त जरूर बनूंगा, तुम भी मुझे बहुत पसंद आए। अरे वाह मम्मा देखो तो, ये डॉगी तो हमारी तरह बातें कर सकता है। कितना प्यारा डॉगी है ये। हाँ बहुत प्यारा है। तुम्हें बोलना किसने सिखाया? और तुम तो अकेले आए हो जंगल में, तुम्हारा परिवार कहाँ है? मेरा परिवार तो नहीं है, मैं अकेला हूँ। मेरा एक मालिक था पर उसे चील खा गई। मैं बहुत उदास था, इसीलिए मैं यहाँ पर इस जंगल में आ गया और यहाँ पर मुझे आप सब पक्षी मिल गए। बस तभी तोता भी कुत्ते को देखकर वहाँ पर आता है। क्या बात है मीनू चिड़िया, तुमने कुत्ता पाल लिया? नहीं नहीं तोते, मानो चिड़े ने इसे केक खिलाया तो ये पीछे पीछे यहाँ हमारे घर तक आ गया। ये तो बहुत खुश है और ये तो अब मानो चिड़े का दोस्त भी बन गया। और पता है तोते, ये डॉगी तो हमारी तरह बोल भी सकता है। अरे वाह वाह, ये डॉगी तो वाकई में बहुत प्यारा है और बोलने वाला भी। हाँ पर तोते, हम इसे डॉगी डॉगी क्यों बुला रहे हैं? क्यों ना हम इसका कोई नाम रखें? तो चलो आज से इसका नाम है टॉमी। हम इसे प्यार से टॉमी टॉमी कहकर बुलाएंगे। वे टॉमी तो बहुत ही प्यारा था। वे जंगल में जहाँ कहीं भी जाता तो पक्षियों का दोस्त बन जाता। पक्षी भी उसे प्यार से टॉमी टॉमी कहकर बुलाते थे। देखो टॉमी, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ, गुलाब जामुन। तुम्हें बहुत पसंद है ना? खा लो सारे खा लो, सब तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। गुलाब जामुन तो उसके फेवरेट थे। वे बहुत ज्यादा खुश होकर सारे गुलाब जामुन खाने लग जाता है। चले ना कालू जी, टॉमी के साथ जाकर खेलते हैं ना। सब पक्षी उसके साथ खेलते रहते हैं, परंतु आप तो उसके करीब भी नहीं जाते। यार रानी, सच बताऊं ना तो मुझे कुत्तों से बड़ा ही डर लगता है। पता है, मेरे मामा के चचेरे भाई को एक कुत्ते ने काट लिया था और अब वे सारा जीवन पागल होकर घूम रहा है। ओहो कालू जी, हमारा टॉमी कोई जंगली कुत्ता नहीं जो हमें काट लेगा। चले आए ना मेरे साथ, हम जाकर उसके साथ फुटबॉल खेलेंगे। मैंने कह दिया ना रानी, मैं नहीं जाऊंगा, तुम खुद चली जाओ, जाकर खेलो उसके साथ। रानी को भी फिर फुटबॉल लेकर टॉमी के पास आ जाती है और बड़े ही मजे से उसके साथ फुटबॉल खेलने लगती है। जंगल के सभी पक्षी टॉमी का बहुत ही ख्याल रखते, उसे रोजाना भोजन खिलाते और तो और रोजाना पूरे जंगल की सैर करवाते थे। पर एक दिन की बात है, पक्षियों का इतना अच्छा व्यवहार देखकर वे टॉमी तो काफी ज्यादा उदास हो रहा था और वे सोच में पड़ जाता है। चलो जाओ मेरे कुत्ते, मिट्ठू महाराज के जंगल में जाओ। सुना है वहाँ पर बहुत अमीर पक्षी रहते हैं, उनकी सारी खबर लेकर आओ मेरे पास। मैं नहीं करूँगा ये काम, चोरी करना बहुत गलत बात है और मैं इस गलत काम में कभी साथ नहीं दूंगा। क्या कहा तूने? तू हमारी बात नहीं मानेगा? रुक जा जरा, लगता है आज तुझे पेट भर कर नाश्ता खिलाना ही पड़ेगा। एक उल्लू चोर कुत्ते को डंडों से बहुत ज्यादा मारने लग जाता है। अगर मेरे हाथों से और मार नहीं खानी तो चला जा मिट्ठू महाराज के जंगल और वहाँ की सारी खबरें मुझे लाकर दे। एक एक पक्षी की खबर चाहिए मुझे कि किस पक्षी के पास कितना सोना और कितना पैसा है। मालिक, मैं जाता हूँ उस जंगल में और वहाँ की सारी खबरें लेकर आता हूँ। मैं कितने गलत इरादे से यहाँ पर आया हूँ, पर मैं पक्षियों को धोखा नहीं दे सकता। एक वो मेरे मालिक हैं जो मुझे रोजाना मारते हैं
और मुझे दिन में एक बार भोजन नहीं देते। और एक यहाँ के जंगल के पक्षी हैं जो मेरे आते ही यहाँ पर मुझे इतना प्यार दिया। बस कुछ भी हो जाए पर मैं इस जंगल के पक्षियों को कभी धोखा नहीं दूंगा। कुछ दिन फिर ऐसे ही गुजर जाते हैं। कितने दिन हो गए पर हमारा कुत्ता तो अभी तक खबर लेकर वापस नहीं आया। लगता है हमारे कुत्ते ने पक्षियों से अच्छी दोस्ती कर ली होगी। चलो आज जाकर उस जंगल में हल्ला बोलते हैं और उस जंगल के पक्षियों का सारा माल लूट लेते हैं। बस फिर क्या, वे दोनों चोर उल्लू मिट्टू महाराज के जंगल में घुस आते हैं और पक्षियों के घरों में घुसकर चोरियां करने लगते हैं। हाय रे, कोई बचाओ मुझे, ये चोर उल्लू मेरे घर में घुस गया। ओए उल्लू के बच्चे, ये सारे गहने मेरी पत्नी के हैं, तेरे बाप का माल नहीं जो मैं तुझे ऐसे ही ले जाने दूं। चुप हो जा और शराफत से बैठ जा, वरना इस डंडे से मार मार कर तेरा सर खोल दूंगा। पूरे जंगल के पक्षी तो बहुत ज्यादा डर गए थे और वे दोनों चोर उल्लू तो मजे से चोरियां कर रहे थे। मैं किस चीज का इंतजार कर रहा हूँ? उन पक्षियों ने मुझे कितना प्यार दिया, अब मेरी बारी है कि मैं अपनी वफादारी दिखाऊं। उन चोर उल्लुओं की तो खैर नहीं, अब देखो मैं उनका क्या हाल करता हूँ। उन दोनों उल्लुओं ने तो मिलकर पक्षियों के घरों का काफी सारा माल चुरा लिया था। वे दोनों जाने लगते हैं कि तभी भागता हुआ वे टॉमी वहाँ पर आ जाता है। चले जाओ यहाँ से खाली हाथ, वरना काट काट कर तुम दोनों को जख्मी कर दूंगा। टॉमी तो बहुत ज्यादा गुस्से में था। वे उन दोनों चोरों पर हमला कर देता है और उन दोनों को तो बहुत बुरी तरह से काटता है। आखिरकार वे दोनों टॉमी के हाथों जख्मी होकर खाली हाथ वहाँ से भाग जाते हैं। अरे वाह पक्षियों, टॉमी ने हमारे माल को उन चोरों से बचा लिया और उन चोरों को भी अच्छा सबक सिखाया। आखिरकार टॉमी ने अपनी वफादारी साबित कर दी थी और अब वे हमेशा उन पक्षियों के साथ उनके जंगल में रहता है। प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आजकल जंगल में ठंड का मौसम चल रहा था। दिन में तो सूरज निकलने की वजह से थोड़ी गर्मी हो जाती थी, परंतु रात के समय ठंड तो काफी ज्यादा बढ़ जाती थी। चलो कालू कौवे आ जाओ, हम सब दाना जमा करने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। कालू कौवा तो पड़ा आराम से सो रहा था। क्या मीनू चिड़िया, सारी की सारी नींद खराब कर दी। मैं नहीं जाऊंगा, तुम सब चले जाओ। यार कालू कौवे, तुम समझते क्यों नहीं? दिन में थोड़ी सी गर्मी हो जाती है, इसीलिए भोजन ढूंढना आसान है, पर रात में जब सर्दी बढ़ जाएगी तो बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। रानी कौवी, तुम्हें समझाओ कालू कौवे को कि ये हमारे साथ चले भोजन ढूंढने। कालू जी उठ जाओ ना, अगर भोजन न ढूंढा तो हम रात को क्या खाएंगे? कालू कौवा तो बहुत ही आलसी था, वे तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। कहा ना मैंने, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी नींद न खराब करो, मुझे सोने दो। बस फिर सारे पक्षी कालू कौवे को छोड़कर भोजन की तलाश में चले जाते हैं। कुछ ही देर में सभी पक्षी अपना अपना भोजन लेकर वापस अपने अपने घरों में आ जाते हैं। कालू जी उठ जाओ ना, सुबह से भूखी बैठी हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया, अब क्या रात को भी भूखी रहूंगी? क्या है रानी, अपने पति को सोने भी नहीं दे रही? हाँ तो आप भी कैसे पति हो जो सुबह से अपनी मासूम सी पत्नी को भूखा मार रहे हो? वैसे तो भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है, भोजन का कोई ना कोई इंतजाम तो करना ही पड़ेगा, पर अब तो रात होने वाली है, सूरज के जाते ही ठंड तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आप कैसे ढूंढोगे भोजन? मम्मा, आपको पता है आज मैं स्कूल में बेहोश होते होते बचा, मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। भला हो मानो चिड़े का जिसने मुझे अपने टिफिन से भोजन खिलाया, फिर जाकर कहीं मेरी हालत ठीक हुई। हाय रे कालू जी, देख ले, सुबह जब राजू स्कूल जा रहा था तो खाने के लिए कुछ नहीं था, और अब जब वापस आया है तो अभी भी कुछ नहीं है। आपकी वजह से मुझे और मेरे मासूम से बच्चे को रोजाना भूखा रहना पड़ता है। राजू कौवे के बेहोश होने की बात सुनकर कालू कौवे के दिमाग में बढ़िया सा उपाय आ जाता है। अरे वाह मेरे बेटे, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारी वजह से मुझे इतना बढ़िया उपाय सूझ गया। बस फिर कालू कौवा फोन उठाता है और किसी को कॉल मिलाता है। हाँ भाई, जल्दी से मुझे पार्सल भेज दो, और हाँ जो कहा है वही लेकर आना। ये बोलकर कालू कौवा फोन रख देता है।
क्या मंगवाया है आपने कालू जी? कहीं पिज्जा और बर्गर तो नहीं मंगा लिया? पिज्जा, बर्गर? बाबा, बाबा मुझे खाना है पिज्जा और बर्गर। अरे रुक जाओ, सब्र करो, सब पता चल जाएगा कि मैंने क्या मंगवाया है। कुछ देर में जग्गू कुरियर वाला कालू कौवे का पार्सल देकर चला जाता है, पर उस पार्सल के अंदर से तो कोई पिज्जा और बर्गर नहीं, बल्कि एक छोटी सी बोतल निकलती है। ये क्या कालू जी, ये बोतल किस चीज की है? मुझे लगा आपने कोई भोजन मंगवाया होगा। रानी तुम देखती जाओ, इस बोतल की वजह से हमें ढेर सारा भोजन मिलेगा। कालू कौवा फिर अपना सारा प्लान रानी कौवी को अच्छे से बताता है। रात हो जाती है, सभी पक्षी अपने अपने घरों में आराम से सो रहे थे, पर कालू कौवा और रानी कौवी अपने घर से बाहर थे और उन्होंने लकड़ियों में आग लगाई हुई थी। अब ये बेहोशी की दवा मैं लकड़ियों में डाल दूंगा, और जब ये लकड़ियां जलेंगी तो इनका धुआं पूरे जंगल में फैल जाएगा और सारे के सारे पक्षी सोते सोते ही बेहोश हो जाएंगे और मैं अपना काम आसानी से कर सकूंगा। पर कालू जी, धुएं की वजह से तो हम भी बेहोश हो जाएंगे, तो आप अपना काम कैसे करोगे? अरे रानी, हम मुंह पर कपड़ा बांध लेंगे ना, अब क्या सारा मैं ही बताऊं? दोनों पति पत्नी फिर अपने अपने मुंह पर एक एक कपड़ा बांध लेते हैं। आग लगने की वजह से धुआं पूरे जंगल में फैल रहा था और पक्षियों के घरों में जा रहा था, और उसी धुएं से सारे के सारे पक्षी सोते सोते ही बेहोश हो जाते हैं। रानी, सारे पक्षी बेहोश हो गए होंगे, चलो सबके घरों में घुसकर उनका भोजन चुरा लेते हैं। अब तो बिना किसी डर खौफ के वे दोनों कौवे पक्षियों के घरों में घुसकर उनका भोजन चुरा कर ले जा रहे थे, और सारा भोजन वे अपने घरों में लाकर मजे से भोजन खाते हैं। हाय रे, ये मुझे क्या हो रहा है? इतनी ज्यादा कमजोरी क्यों हो रही है? दिल चाह रहा है थोड़ी देर और सो जाऊं। हाँ मीनू चिड़िया, मुझे भी बहुत कमजोरी हो रही है। देखो ना, हमारा मानो चिड़ा तो अभी तक सो रहा है। मीनू चिड़िया उठकर रसोई में जाती है, पर वे रसोई को देखकर तो काफी दंग रह जाती है, क्योंकि जो भोजन उसने सुबह के लिए रखा हुआ था वे भोजन तो चोरी हो चुका था। हाय रे, ये रात भर में क्या हो गया? सोनू चिड़े, रसोई में तो जरा सा भी भोजन नहीं, पता नहीं सारा का सारा भोजन कहाँ चला गया। क्या रसोई में भोजन नहीं है? अरे भोजन कहाँ जा सकता है रसोई से? क्या पता कहाँ चला गया, पर रसोई में तो जरा सा भी भोजन नहीं। वहीं दूसरी तरफ बाकी पक्षियों का भी भोजन उनके घरों से गायब हो गया था। वे सब भी बहुत ज्यादा परेशान थे। कितनी मुश्किलों से मैंने भोजन जमा किया था, किसने चुरा लिया मेरा भोजन? अब मैं क्या खाऊंगी? कितनी ज्यादा भूख लग रही है मुझे। बुलबुल बहन रो नहीं, भोजन ही तो चोरी हुआ है, हम दोबारा से ढूंढ लेंगे। पर मुझे तो बहुत हैरत है कि एक रात के अंदर हम सबके घरों से भोजन चोरी हो गया और हमें से किसी को पता भी नहीं चला। बेचारे पक्षियों को पता ही नहीं चलता कि कालू कौवे ने कितनी चालाकी से सब पक्षियों का भोजन एक साथ चुरा लिया। आज के दिन भी सब पक्षी अपना अपना भोजन जमा करने के लिए चले जाते हैं। चलो रानी, तैयार हो जाओ, आज रात को भी ढेर सारा भोजन चुराना है। रात का समय हो जाता है। आज भी दोनों कौवे मुंह पर कपड़ा बांधे लकड़ियों में आग लगाते हैं, जिस कारण धुआं पूरे जंगल में फैल जाता है, और उस धुएं की वजह से सब पक्षी आज भी सोते सोते ही बेहोश हो जाते हैं। वाह रे, मीनू चिड़िया ने पुलाव बनाए हैं, खाने का मजा आ जाएगा। दोनों कौवे आज भी पक्षियों के घरों में जाकर उनका भोजन आराम से खाते हैं। एक हफ्ता इसी तरह गुजर जाता है, पर पक्षी तो सारे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार ये चोरियां कौन कर रहा है। आज की रात फिर से कालू कौवा और रानी कौवी लकड़ियों में तो आग लगा देते हैं, पर वे बेहोशी की दवा तो डालना ही भूल गए थे, क्योंकि कालू कौवा समझ रहा था कि बेहोशी की दवा रानी कौवी ने डाल दी है, और रानी कौवी समझ रही थी कि कालू कौवे ने डाल दी है, पर दोनों में से किसी ने भी बेहोशी की दवा तो आग में डाली ही नहीं थी। आज जैसे ही कालू कौवा और रानी कौवी भोजन की चोरी करने मीनू चिड़िया के घर में आते हैं, तो आहट से उन दोनों की आंख खुल जाती है। चोर चोर चोर, पक्षियों पक्षियों जल्दी आओ यहाँ पर, ये वही चोर हैं जो हमारा रोजाना भोजन चुराते हैं।
अरे जल्दी आओ पक्षियों, जल्दी आओ, ये चोर आज रंगे हाथों पकड़े गए। आज कोई भी पक्षी बेहोश नहीं था, इसीलिए भागे भागे सारे पक्षी वहाँ पर आ जाते हैं। और फिर क्या, वे कालू कौवे और रानी कौवी की ठीक ठाक धुलाई करते हैं और सारे हफ्ते का गुस्सा वे आज ही निकाल देते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अरे अरे पक्षियों, अनर्थ हो गया, बहुत बुरी खबर लेकर आया हूँ। हाय रे कबूतर, तुम्हारे मुझ से कभी कोई अच्छी बात सुनने को मिलती ही नहीं। अब बताओ भी, क्या बुरी खबर लेकर आए हो? अरे पक्षियों, हमारे जंगल में बहुत तेज बारिशें होने वाली हैं। मैं पहाड़ों की तरफ से आ रहा था तो मुझे बादलों ने रोक कर बताया कि हमारे जंगल में एक हफ्ते के अंदर बहुत तेज बारिशें होंगी। अरे बाप रे, एक हफ्ते के अंदर? ये तो बहुत ही जल्दी है। हमारी तो कोई तैयारी नहीं, न हमारे पास कोई बनघर है। हाँ हाँ, ये तो बहुत ही बुरी खबर है। क्या होगा हमारे बच्चों का, हमारे अंडों का? ये तो बहुत ही बुरी खबर है। पक्षियों, घर बनाने के अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं। एक हफ्ता है हमारे पास अभी। हम अगर कोशिश करेंगे तो जरूर हम अपना घर बना लेंगे। हाँ, मीनू चिड़िया ठीक कह रही है, हमें जल्द से जल्द अपने घर बना लेने चाहिए। थोड़ी ही देर में शाम होने वाली थी, इसीलिए सब पक्षियों ने ये फैसला किया था कि कल सुबह उठकर वे दूसरे जंगल उल्लू सेठ के पास जाकर लकड़ियाँ खरीद कर ले आएंगे। पर ये सारी बातें कालू कौवा बैठा चुपचाप सुन रहा था। कालू जी, आपने बारिशों की खबर सुन ली, फिर भी आप इतने चुपचाप बैठे हो। अरे हमारे पास घर नहीं, हम बारिशों में कहाँ जाएंगे? रानी, तुम्हारा पति हमेशा बड़ा सोचता है। पता है, मेरे दिमाग के अंदर पैसे कमाने का बहुत बढ़िया उपाय आ गया है। कालू कौवा फिर रानी कौवी को अपना उपाय बताता है और फिर वे जग्गू सेठ के पास चला जाता है। जग्गू सेठ, बस इस बार मदद कर दो, दे दो ना 5,000 रुपए। अरे पर कालू कौवे, इतने सारे पैसों का तुम क्या करोगे? जग्गू सेठ, मैं अपना कारोबार करना चाहता हूँ, मेरी मदद कर दो, मुझे 5,000 रुपए दे दो। मैं जल्दी लौटा दूंगा, बल्कि मैं एक हफ्ते के अंदर आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। ये कालू का वादा है आपसे। एक हफ्ते के अंदर? चलो ठीक है, अगर तुम मेरे पैसे एक हफ्ते के अंदर लौटा दोगे तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। पर याद रहे, सिर्फ एक हफ्ता, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, कालू की जबान है ये, एक हफ्ता तो एक हफ्ता, इससे एक दिन भी ऊपर नहीं होगा। बस फिर कालू कौवा जग्गू सेठ से पैसे लेकर फौरन वहाँ से चला जाता है। उल्लू सेठ, तुम्हारे पास जितनी भी लकड़ियाँ हैं, सारी की सारी ट्रक पर लोड करो और मेरे जंगल पहुँचा दो। मैं ये सारी की सारी लकड़ियाँ खरीद लूंगा। क्या सारी की सारी लकड़ियाँ खरीदनी है? अरे कालू कौवे, होश में तो हो ना, इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? तुमने मुझे क्या समझा है? बहुत अमीर हूँ मैं, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है मेरे पास। बोलो बोलो, कितनी की दोगे ये सारी लकड़ियाँ? 6,000 में दूंगा सारी की सारी, अगर पैसे हैं तो बात करो। 6,000? 6,000 तो अभी नहीं है, 5,000 रुपए लो, बाकी के 1,000 रुपए मुझसे बाद में ले लेना। अच्छा ठीक है, अभी जो है वो दे दो। ये लो, 1, 2, 3, 4, 5, हो गए पूरे 5,000 रुपए। अब ये सारी की सारी लकड़ियाँ मेरी हुई। कालू कौवा सारी की सारी लकड़ियाँ खरीद लेता है और वे सारी लकड़ियाँ वे ट्रकों में लोड करवाकर अपने जंगल ले जाता है। जंगल के पक्षी ट्रकों में इतनी सारी लकड़ियों को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। कालू कौवे, इतनी सारी लकड़ियाँ तुम क्यों लेकर आ गए? मीनू चिड़िया, मैं आपसे अपने जंगल में लकड़ियाँ बेचने का कारोबार करूँगा। अरे वाह कालू कौवे, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। वैसे भी हम सब पक्षी कल सुबह तो लकड़ियाँ लेने जा ही रहे थे, तुम ले आए हो लकड़ियाँ, अब हम सारी लकड़ियाँ तुमसे ही खरीद लेंगे। पक्षियों, मैं सारी की सारी लकड़ियाँ ट्रकों से उतरवा देता हूँ, उसके बाद जिस पक्षी को जितनी जितनी लकड़ियाँ चाहिए हो उसे ले जाना। थोड़ी देर में कालू कौवा सारी की सारी लकड़ियाँ ट्रकों से उतरवा देता है और फिर सब पक्षी भी लाइन लगाकर लकड़ियाँ लेने आ जाते हैं। कालू कौवे, मुझे लकड़ियों के 2 बंडल चाहिए, मेरा घर उसमें आराम से बन जाएगा। हाँ हाँ, मिल जाएंगे, लाओ फिर 2,000 रुपए। 2,000 के 2 बंडल? हाय रे, इतनी महंगी लकड़ियाँ कौन बेचता है? ओए कालू कौवे, ये क्या तमाशा है? हमें इतनी ज्यादा महंगी लकड़ियाँ क्यों बेच रहे हो? मेरी मर्जी,
मैं लेकर आया इतनी दूर से, तो मर्जी भी तो मेरी ही चलेगी ना। लेना है तो लो, वरना जाओ यहाँ से। क्या हो गया है कालू कौवे, इस तरह करोगे तो तुम्हारा कारोबार कैसे चलेगा? तुम गलत कर रहे हो, इतनी महंगी लकड़ियाँ तो कोई भी नहीं देता। भाई जिसके पास पैसे हैं वो लकड़ियाँ खरीद लेगा मुझसे, पर जो गरीब है वो अभी के अभी चला जाए यहाँ से। अरे चलो चलो यहाँ से, हम कल जाएंगे दूसरे जंगल और उल्लू सेठ से लकड़ियाँ खरीद कर ले आएंगे। इस कालू कौवे की लकड़ियाँ यहीं पर पड़ी सड़ती रहेंगी। जाओ जाओ, चले जाओ उल्लू सेठ के पास। अरे बेवकूफो, ये सारी की सारी लकड़ियाँ मैं उल्लू सेठ के पास से ही लेकर आया हूँ। अब एक भी लकड़ी नहीं है उनके पास जो वो तुम पक्षियों को बेच सकें। सभी पक्षी बेचारे परेशान होकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। हाय रे कालू जी, इन सब पक्षियों को क्या हो गया? ये ऐसे चले क्यों गए? अगर इन पक्षियों ने लकड़ियाँ न खरीदी तो आपकी लकड़ियाँ कौन खरीदेगा? सब्र रखो, थोड़ा सब्र रखो रानी, देखना सारे के सारे पक्षी वापस मेरे ही पास आएंगे। सभी पक्षी परेशान थे। वे आपस में बैठकर सोच विचार कर रहे थे कि वे अब कालू कौवे से लकड़ियाँ खरीदें या फिर नहीं। थोड़ी देर के बाद बेचारे पक्षी हार मानकर वापस से कालू कौवे के पास लकड़ियाँ लेने आ जाते हैं। वैसे तुम बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे कालू कौवे, पर हम बेचारे पक्षी मजबूर हैं, इसीलिए हम लकड़ियाँ लेने आए। ये लो तुम्हारे 2000 रुपए। ये सब देखकर कालू कौवा बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उसका उपाय जो काम कर गया था। बस तभी कोमल चिड़िया भागी भागी कोई खबर लेकर उन पक्षियों के पास आती है। अरे सुनो सुनो पक्षियों, बहुत अच्छी खबर लेकर आई हूँ। मैं तो परेशान होकर दूसरे जंगल जा रही थी, पर तभी मुझे बादल भैया मिले और उन्होंने मुझसे कहा कि वे हमारे जंगल में बारिशें नहीं करेंगे। कि क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? कोमल चिड़िया, जरूर तुम झूठ बोल रही हो। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। बादल भैया ने कहा कि पड़ोस के जंगल में बारिशों की ज्यादा जरूरत है, इसलिए पहले जाकर वे दूसरे जंगल में बारिशें करेंगे। बाद में हमारे जंगल का नंबर आएगा और तब तक तो हमारे पास घर बनाने का बहुत ही समय है। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया काम हो गया। बारिश की तो चिंता ही दूर हो गई और अब तो हमें कालू कौवे की महंगी लकड़ियों को खरीदने की कोई जरूरत नहीं। हाँ हाँ, अब तो बहुत ही समय है, हम दूर दराज के जंगलों में जाकर भी लकड़ियाँ खरीद कर ले आ सकते हैं। सारे पक्षी खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं और बस कालू कौवा तो ये सब देखता ही रह जाता है। हाय रे, ये क्या हो गया? मैंने इतनी सारी लकड़ियाँ खरीद ली और अब यहाँ पर बारिशें नहीं होंगी। अब मेरा क्या होगा? मैं सारी लकड़ियों को बेचकर जग्गू सेठ के पैसे कैसे निकालूंगा? कालू कौवा बहुत ही परेशान था। उसे अपनी लालच की सजा मिलती है। पूरे एक हफ्ते के बाद जग्गू सेठ अपने पैसे लेने कालू कौवे के पास आ जाता है। पूरा एक हफ्ता हो गया है, लाओ कालू कौवे, मेरे पैसे दो मुझे। पैसे? कौन से पैसे? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। अरे जग्गू सेठ, अगर मेरी ये लकड़ियाँ बिक जाती तो तुम्हारे पैसे मैं दे देता, पर मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। तुम्हारी लकड़ियाँ नहीं बिकी तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुमने मुझे एक हफ्ते का समय दिया था, लाओ मेरे पैसे लाकर दो मुझे। माफ कर दो जग्गू सेठ, पर मेरे पास अभी 1 रुपए भी नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। जग्गू सेठ अपना 1 रुपया भी माफ नहीं करता। अगर पैसे ना दिए मेरे तो मार मार कर बुरा हाल कर दूंगा तुम्हारा। पैसे तो नहीं है मेरे पास। एक काम करो जग्गू सेठ, आप मेरी सारी की सारी लकड़ियाँ ले जाओ। जग्गू सेठ को बहुत गुस्सा आता है। वे एक लकड़ी उठा लेता है और लकड़ी से कालू कौवे को बहुत मारता है। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मार मार कर तेरी सारी लकड़ियाँ तुझ पर ही तोड़ दूंगा। जग्गू सेठ कालू कौवे को मार मार कर काफी सारी लकड़ियाँ कालू कौवे पर तोड़ देता है और टूटी हुई लकड़ियों का तो वे ढेर लगा देता है। 1 महीने का समय देता हूँ, अगर मेरे सारे पैसे मुझे वापस ना किए तो जितनी भी लकड़ियाँ बची हैं वो तुझ पर मार मार कर तोड़ दूंगा। इस तरह कालू कौवे को उसकी लालच की बहुत बड़ी सजा मिल जाती है और अब कालू कौवे को किसी भी तरह से जग्गू सेठ के पैसे वापस करने थे।